हमने प्रैक्टिकली उस फेज़ को जिया है कश्मीर में। और जैसा कि आपको पता है कि पंजाब टेररिज्म 1993 तक बहुत एक्टिव था और कश्मीर टेररिज्म 1989 से शुरू हो गया था। तो जो 4 साल का एक ओवरलैपिंग पीरियड था, ये कश्मीर में भी टेररिज्म अपने चरम सीमा पे था और पंजाब में तो था ही। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लीड फोर्स के तौर पे चुना था पंजाब टेररिज्म को हैंडल करने के लिए, जो कि बड़ा सक्सेसफुली इसने किया। और कश्मीर टेररिज्म में तो बीएसएफ का एक बहुत बड़ा एक ग्लोरियस चैप्टर रहा है। इसके 14 वर्षों का एक्टिव फेज इंटरनल सिक्योरिटी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल में तो बीएसएफ पैदाइश से ही है और आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। जिसमें मिलेनियम चेंज हुआ तो 2003 में एक बहुत ही हिस्टोरिकल इनकाउंटर हुआ था। भारतीय संसद पर हमला करने वाले मेन एक्यूज्ड को, गाजी बाबा को मारने का गौरव प्राप्त हुआ था। इसी अगस्त का महीना था 2003 में, और वो उस ऑपरेशन को बहुत एक सक्सेसफुल ऑपरेशन ग्रेड किया गया था। बड़े ही वेल डिजिग्नेटेड टारगेट्स को अटैक किया था, इंक्लूडिंग ताज होटल। उसी के बाद एनआईए बनी और 2009 में एनआईए के ही शुरू के ऑफिसर्स ने मुझको ट्रेस किया। उन्होंने मेरे अंदर वो क्षमता पाई कि शायद मैं एनआईए में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आई वॉज अप्रोच्ड बाई दोज इनिशियल ऑफिसर्स, सैयद मोहम्मद उमर शेख, 2 तो उसमें पाकिस्तानी थे और एक कश्मीरी टेररिस्ट था। उनको उन्होंने भारतीय जेल से रिहा कराने की मांग रखी थी और वो मांग पूरी भी करनी पड़ी, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट में कंप्लीट हमारे करीब मोर देन 170 पैसेंजर्स थे। उनके छोड़ने के एवज में टेररिस्ट को छोड़ा गया। उनको जब छोड़ा गया तो उसका जो सरबरा था, जो चीफ था, जो मौलाना मसूद अजहर, अंदर से सबको सेफ हाउस में ले जाना था। और पार्लियामेंट के अंदर अगर ऐसा कुछ हो जाता तो बहुत बड़ी घटना होती। आने के दिन लाल चौक पे एक सुसाइड अटैक हुआ और गाजी बाबा ने उसको करवाया एक होटल पे, जिसमें बीएसएफ ट्रूपर्स दे फाट थ्रू द नाइट एंड बीएसएफ वाज सक्सेसफुल इन किलिंग। तो हम लोग 29 के रात को उसके अंदर घुसे, 3rd फ्लोर पे था और गाजी बाबा उसी के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर, दीवार के साथ पैरेलली फॉल्स चैम्बर बना हुआ था। हम लोग उस ग्लास के सामने बड़े परेशान से वॉक भी कर रहे थे कि दिख नहीं रहा, मिला नहीं, और वो हम में से एक एक को देख रहा है। उसको शायद ये इल्म नहीं था कि मेरे पास, मेरे कब्जे में वो आदमी है जिसने उसका खुद का डिज़ाइन किया है। एक जोशी ऑपरेटर प्लस कुलदीप, इन सब लोगों को ग्रेनेड के छर्रे लगे। लेकिन हम आमने सामने की गन बैटल में हमने दोनों पाकिस्तानियों को मारा, जो कि 71 वार के बाद पहली बार ऐसा हुआ था। इसमें 2 डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र, मुझे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। जो भारत के अंदर आंतरिक चुनौतियाँ हैं, इन चुनौतियों में आम शहरी, आम यूथ का बहुत बड़ा रोल है। आपके दाएं बाएं ऊपर नीचे एवरी इकोसिस्टम वेयर यू आर लिविंग, ऑटोमेटिक वार का टाइम आ गया है। I mean, complete ecosystem of the world will keep you under scanner just for their commercial advancement, just for their सब कुछ ट्रेड है आज के टाइम में। आतंकवाद का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करेगा जो कि पूरे भारत में वो भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करें। डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन और फाइनेंस, शायद कि इन 3 के अलावा इनका इंटरवेंशन नहीं होता था। उसके बाद इनका अपना संविधान था, अपना झंडा था। बाकी किसी भी निर्णय लेने में जेएनके की सरकार की आपको सहमति लेने की आवश्यकता होती थी। लाइव गाय बछड़े लेटे पड़े हैं, उनको चुभ रहा है वो कांच, ब्लड आ रहा है। आई मीन हु डज इट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। इस इंडिपेंडेंस डे हमारे साथ है नरेंद्र नाथ धरदुबे जी, जिन्होंने 38 साल देश की सेवा की है। बीएसएफ के डीआईजी रहे, एनआईए में भी अपनी सेवा दी और देश के लिए लगातार उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी, अपनी निष्ठा सब कुछ दिखाई और देश को अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण लगभग 40 साल दिए। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सिमरन, थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, बीएसएफ क्यों? बीएसएफ हमने जो ज्वाइन किया उसका बड़ा एक अजीब सा बैकग्राउंड है कि मैं ये नहीं कह सकता कि फोकस्ड होके मैं बीएसएफ के लिए ही मेरा थॉट प्रोसेस था। मैं एक एकेडमिक पॉइंट पे, एक ऐसे जगह पे खड़ा था जहाँ मुझे सर्विसेज में जाना था और मैं एफर्ट्स कर रहा था, सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा था और
उस समय एमफिल और पीएचडी करके एकेडमिक लाइन में आने का बड़ा एक क्रेज़ था और मुझे थोड़ी टीचिंग पसंद थी। तो मेरा शुरुआती ख्याल था कि मैं उस लाइन में जाऊं या सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करूं, लेकिन हमारी इस प्रिपरेशन थॉट प्रोसेस के बीच में बीएसएफ आई और ग्रैंडफादर हमारे इंडियन नेशनल आर्मी में थे। वो एक सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद के ही पीरियड में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, और एक 6 साल से ज़्यादा का समय उन्होंने फ़ौज में दिया था और मांडले जेल बर्मा में वो जेल में भी बंद रहे और आज़ादी के थोड़ा पहले वो लोग रिलीज़ हुए थे। तो उनका बहुत ज़्यादा हमारे घर के अंदर जो कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनैलिटी बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हम लोग कहीं ना कहीं उनसे काफ़ी इम्प्रेस्ड थे और उनके टेल्स, कहानियाँ, सेकेंड वर्ल्ड वार का जब हमें ABCD नहीं पता होता था उस उम्र में, तब एक वार स्टोरीज सुनना, लीडरशिप की बात करना, तो ये बातें कहीं ना कहीं एक मोटिवेटिंग फैक्टर रही हैं कि एक जीवन के उस मुकाम पे जहाँ हमें से कुछ जॉब में अपना पैर रखना था, तो सीमा सुरक्षा बल का हमने चुनाव किया और उसमें एक 37-38 साल हमारी सेवा रही। तो एक बड़ा इवेंटफुल पीरियड रहा BSF में हमारा। ठीक है सर, जैसा आपने बताया BSF में आपने 37-38 साल सेवा दी, लेकिन NIA का भी पार्ट रहे हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का भी आप पार्ट रहे हैं। जी। वहाँ तक कैसे पहुँचना हुआ आपका? एक्चुअली BSF में रहते हुए मैं उस पीढ़ी को बिलोंग करता हूँ जिस पीढ़ी ने पंजाब टेररिज्म का पीक और कश्मीर टेररिज्म की शुरुआत और कंप्लीट कश्मीर टेररिज्म का जो एक्टिव फेज़ रहा है 1989 टू 2004, इसका हमारा बैच बड़ा गवाह रहा है। हमने प्रैक्टिकली उस फेज़ को जिया है कश्मीर में। और जैसा कि आपको पता है कि पंजाब टेररिज्म 1993 तक बहुत एक्टिव था और कश्मीर टेररिज्म 1989 से शुरू हो गया था। तो जो 4 साल का एक ओवरलैपिंग पीरियड था, ये कश्मीर में भी टेररिज्म अपने चरम सीमा पे था और पंजाब में तो था ही, हालांकि डिक्लाइन फेज चल रहा था। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लीड फोर्स के तौर पे चुना था पंजाब टेररिज्म को हैंडल करने के लिए, जो कि बड़ा सक्सेसफुली इसने किया। और कश्मीर टेररिज्म में तो BSF का एक बहुत बड़ा एक ग्लोरियस चैप्टर रहा है। इसके 14 वर्षों का एक्टिव फेज इंटरनल सिक्योरिटी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल में तो BSF पैदाइश से ही है और आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। तो उस फेज़ में मुझको 2 टेन्योर मौका मिला कश्मीर में काम करने का, जिसमें मिलेनियम चेंज हुआ। तो 2003 में एक बहुत ही हिस्टोरिकल इनकाउंटर हुआ था जिसका नेतृत्व मैंने किया था, BSF की उस टुकड़ी का, और उसमें भारतीय संसद पर हमला करने वाले मेन एक्यूज्ड को, गाजी बाबा को मारने का गौरव प्राप्त हुआ था। इसी अगस्त का महीना था 2003 में, और वो उस ऑपरेशन को बहुत एक सक्सेसफुल ऑपरेशन ग्रेड किया गया था भारतीय नेतृत्व द्वारा, भारत के गृह मंत्रालय द्वारा, और जिसमें उन्होंने उस भारत के ओसामा बिन लादेन को सक्सेसफुली मारे जाने का एक बहुत बड़ा गौरव BSF को दिया था। तो चूँकि मैंने वो टुकड़ी को लीड किया था, जिसमें एक शहादत भी हुई थी कांस्टेबल बलबीर सिंह की, और मुझे बहुत सीरियस इंजरीज़ हुई थी। उसके बाद मैं एक हॉस्पिटल फेज़ में रहा, क्योंकि इतनी क्रिटिकल इंजरी के बाद लाइफ में दोबारा उन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके, इंजरीज़, डिसेबिलिटीज़, जो डेफिशिएंसी टू दी ऑर्गन्स टू दी बॉडी, इन सारी यात्रा के बाद जाके मैं कहीं 2008 में थोड़ा नॉर्मल हुआ। और NIA 2008 दिसंबर के मध्य रात्रि को बनी 26/11 मुंबई अटैक के बाद लश्कर-ए-तोयबा के डेंजरस टेररिस्ट, जिन्होंने 26 नवंबर 2008 को साउथ मुंबई के 5-6 बड़े ही वेल डेजिग्नेटेड टारगेट्स को अटैक किया था, इंक्लूडिंग ताज होटल। उसी के बाद NIA बनी, और 2009 में NIA के ही शुरू के ऑफिसर्स ने मुझको ट्रेस किया। उन्होंने मेरे अंदर वो क्षमता पाई कि शायद मैं NIA में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आई वॉज अप्रोच्ड बाई दोज इनिशियल ऑफिसर्स एंड आई एग्रीड टू ज्वाइन। वहीं से NIA में जाने का रास्ता खुला। उसका कहीं ना कहीं कश्मीर में काम करने का जो मेरा पुराना अनुभव और वर्क था, वही शायद उसी ने रास्ता खोला, जहाँ फिर मैं 9 साल काम किया NIA में।
ठीक है सर, आपने 2001 के पार्लियामेंट अटैक के, संसद भवन अटैक की बात की। उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? पार्लियामेंट अटैक का जैसा कि आपको पता है, जब मिलेनियम चेंज हुआ यानी सन 2000 हुआ, तो ये वो जनवरी 2000 एक साल और महीना है जिसमें भारतीय एयरक्राफ्ट IC-814 के हाईजैक के बाद उसको कंधार में छोड़े जाने के एवज में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत के जेल से 3 टेररिस्ट की डिमांड की थी, जिसमें मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और एक सैयद मोहम्मद उमर शेख। 2 तो उसमें पाकिस्तानी थे और एक कश्मीरी टेररिस्ट था। उनको उन्होंने भारतीय जेल से रिहा कराने की मांग रखी थी और वो मांग पूरी भी करनी पड़ी, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट में कंप्लीट हमारे करीब मोर देन 170 पैसेंजर्स थे। उनके छोड़ने के एवज में टेररिस्ट को छोड़ा गया। उनको जब छोड़ा गया तो उसका जो सरबरा था, जो चीफ था, जो मौलाना मसूद अजहर, उसने जनवरी 2000 में बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान के अंदर जैश-ए-मोहम्मद नाम के एक बड़े ही डेंजरस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को उसने स्थापना किया। इसी ऑर्गेनाइजेशन का इंडियन सॉइल पे गाजी बाबा चीफ ऑपरेशन कमांडर था और उसने सन 2000 में लीज ऑफ टेरर अटैक्स इन कश्मीर इंक्लूडिंग 2 सुसाइड अटैक्स इन मंथ ऑफ अप्रैल 2000। उसके बाद विंटर्स 2000 में उसने 15 कोर हेडक्वार्टर बरामबाग कैंट श्रीनगर में अटैक किया और उस अटैक के बाद तो 2001 में अटैक की झड़ी लग गई, जिसमें प्रोमिनेंट अटैक था जम्मू कश्मीर असेंबली अटैक 1 अक्टूबर 2001 को, फॉलोड बाय पार्लियामेंट अटैक इन दिल्ली ऑन 13 दिसंबर 2001, जबकि हमारी भारतीय संसद सेशन चल रहा था और 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर थे। उपराष्ट्रपति महोदय का भाषण हो चुका था और उनका टारगेट निकल ही रहा था कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जैश-ए-मोहम्मद टेररिस्ट, जो कि गाजी बाबा के निगरानी में काम कर रहे थे, उसमें 5 टेररिस्ट ने संसद के ऊपर अटैक किया। एक एम्बेसडर कार पे गृह मंत्रालय का फर्जी एंट्री पास चिपका करके उसका फ़ायदा उठा के खुशकिस्मती रही और सिक्योरिटी फोर्सेज का बड़ा अच्छा रिएक्शन रहा कि 5 टेररिस्ट संसद भवन के परिसर के आउटर एरिया में ही मारे गए, उसमें कोई अंदर नहीं आ पाया। तो एक बहुत बड़ा एक डिजास्टर होने से बच गया, क्योंकि इन आतंकवादियों में से अगर 1-2 कोई भी अंदर आ गया होता और पार्लियामेंट सेशन में थी तो आप समझ सकते हैं कि क्या वहाँ का आलम होता, क्या सिचुएशन कितनी ख़राब होती। उस अटैक के बाद से ही गाजी बाबा ट्रायल कोर्ट के तरफ से एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया एंड ही बिकेम अ मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ आवर कंट्री। ही बिकेम ऑलमोस्ट सिनोनिमस टू ओसामा बिन लादेन, जिसने 9/11 के बाद अमेरिका का वो सबसे बड़ा टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ था। तो उस अटैक के बाद ही भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इस गाजी बाबा को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। ये एक्चुअली जो आप घटना का जिक्र कर रही हैं पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ उसका कर रही हैं, मैं एग्जैक्टली ये पार्ट हैंडल नहीं किया था क्योंकि इस पार्ट में मैं यहाँ नहीं था। जब ये घटना दिल्ली में हुई तो मैं ऑलरेडी कश्मीर में था। ये सिचुएशन तो दिल्ली पुलिस और CRPF ने वहाँ हैंडल किया होगा, लेकिन इस घटना को मैं भी टेलीविज़न पे लाइव देख रहा था कश्मीर में। उसके बाद गाजी बाबा की खोज, उसकी जो हंट शुरू हुई, हंट के पीरियड में भी मैं कश्मीर में था और जिस टेररिस्ट ने दिल्ली के अंदर इतना बड़ा कांड किया उसको 17 महीने बाद हमने कश्मीर में खोज के मारा। तो हमारा इस घटना से जो जुड़ाव है इस अटैकर, इस किलर को किल करने से है, लेकिन एक्चुअल जो पार्लियामेंट में हुआ वो पार्लियामेंट स्टाफ, दिल्ली पुलिस और CRPF ने हैंडल किया था। डेफिनेटली ये उनकी SOP थी, उनका प्रोटोकॉल था, अंदर से सबको सेफ हाउस में ले जाना था। पार्लियामेंट के अंदर अगर ऐसा कुछ हो जाता तो बहुत बड़ी घटना होती। वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया और सारे टेररिस्ट को भी बाहर मारा। ठीक है सर, जैसे कि गाजी बाबा की आपने बात की कि आपने 17 महीने बाद उन्हें कश्मीर में पकड़ा, किस तरीके से, कैसे आपने उन्हें पकड़ा था वहाँ पर?
उसका ये था कि गाजी बाबा का मोराल बहुत अप हो गया था, क्योंकि उसने इंडिया के पार्लियामेंट अटैक किया था, पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ थी। उस समय तक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, इतनी बड़े भूमंडल में किसी का संसद अटैक नहीं हुआ था। तो भारत के संसद को अटैक कर देना एक बहुत बड़ी उसकी जीत थी। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलता था कि वो कुछ भी कर देगा। और 17 मंथ्स के अंदर जो उसने श्रीनगर, कश्मीर और वैली के अंदर जैश-ए-मोहम्मद टेरर आउटफिट को उसने प्रॉपरली उसका ग्रिड प्रिपेयर किया, टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ लोकल टेररिस्ट्स को मिक्स करके एक पूरी जो जिसको कहते हैं कि अस्करी एक तहरीक चलाई उसने टेरर आउटफिट्स की, जिसमें सुसाइड अटैक्स उसके सबसे शार्प वेपन था। यानी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का जो उसका सबसे बड़ा हथियार था सुसाइड अटैक। सुसाइड अटैक ऐसी चीज़ होती है कि उसको बाद में फेस कर सकते हैं आप बेहतर तरीके से, लेकिन अटैक रोकना आसान नहीं होता। देन ये हमारे लिए भी चुनौती हो गई। आर्मी के लिए चुनौती थी, जे.एन.के पुलिस के लिए थी, बीएसएफ के लिए थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके पीछे पड़ी थी कि इसको कहीं न कहीं से मारना है, पकड़ना है। और वो गुरिल्ला वार लड़ा हुआ था, अफ़गानिस्तान फोर्सेस के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ा हुआ था। हरकतुल जिहाद इस्लामी का मेंबर था। ही वॉज ऑन द पे रोल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ISI के पे रोल पर मेजर रैंक में था वो, और बड़ा ही डिफ़िकल्ट वारफेयर का माहिर आदमी था। ही वॉज वेल ट्रेंड। तो वो साउथ कश्मीर के पहाड़ों और जंगलों में रहता था। उसकी बहुत सर्च हुई, बहुत खोज हुई, दिल्ली पुलिस भी दिल्ली से गई, इन लोगों ने भी उसको पकड़ने की बहुत सारे मुहिम चलाए, कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जब अगस्त 2003 का महीना आया तो भारत के हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कश्मीर का दौरा करने का निर्णय लिया। और यही अगस्त का महीना है, 27 अगस्त को वो कश्मीर आए। और उस समय गाजी बाबा अपना पहाड़ और जंगलों से हाइड आउट को शिफ्ट करके श्रीनगर सिटी में कर दिया था। और वो सीक्रेट चैम्बर में रहता था। एक स्पेशली डिज़ाइंड दीवार के अंदर चैम्बर्स बनवा रखे थे उसने, एक नहीं कई, और बहुत सारे घरों में बनवा रखे थे। तो उसकी प्रेजेंस भी किसी को नहीं दिख पाती थी। और जब वो इस तरह की घटना करके वापस जाके छुपता था इन हाइड आउट्स में, तो भी उसकी कोई जानकारी नहीं होती थी। ये चुनौती तो था, उसके पीछे हम लोग लगे हुए थे। और बीएसएफ 14 साल से श्रीनगर सिटी के अंदर वेल इस्टेब्लिश्ड फोर्स बन चुकी थी। बीएसएफ को श्रीनगर सिटी का चप्पा चप्पा पता था। एंटायर सिटी वाज ऑन द पाम ऑफ बीएसएफ, पाम टॉप पे था। कोई उस समय टेक्निकल हमारे पास गजट नहीं होता था, मोबाइल नहीं था। तो प्रधानमंत्री महोदय के आने के दिन लाल चौक पे एक सुसाइड अटैक हुआ। गाजी बाबा ने उसको करवाया एक होटल पे, जिसमें बीएसएफ ट्रूपर्स दे फाट थ्रू द नाइट एंड बीएसएफ वाज सक्सेसफुल इन किलिंग 6 टेररिस्ट विद द हेल्प ऑफ जे.एन.के पुलिस एंड इन कॉन्सिक्वेंस बीएसएफ लॉस्ट 2 लाइव्स। फिर 28 को प्रधानमंत्री महोदय को वहाँ से वापस जाना था, दिल्ली आना था। वापसी के दिन भी टेररिस्ट ने एक सुसाइड मिशन प्लान किया हुआ था गाजी बाबा ने, टू अटैक ऑन एनी इंपॉर्टेंट प्लेस। प्रधानमंत्री के कारकेड में तो अटैक करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन हमारा एक गुड लक था, हमारा ऑपरेशनल एग्रेसिवनेस इतना अच्छा था कि उस अटैक को होने से पहले हमने रोक लिया और जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ लिया। वहाँ से शुरुआत होती है गाजी बाबा के ऑपरेशन की। यानी वो कैसा दिखता है, उसका क्या रूटीन है, कहाँ रहता है, किस तरह के हाइड आउट बनाता है, क्या उसके हैबिट्स हैं, कैसे वो वायरलेस सेट पे कॉल करता है, दिन में रहता है, रात में रहता है, ये सारी चीज़ों की तहकीकात हम लोगों ने इंट्रोगेशन से किया। और 29 के रात को पीएम महोदय तो सक्सेसफुली 28 को आ गए सेफली। 29 के दिन भर इंट्रोगेशन हुआ और हमारे हाथ लग गया वह डिज़ाइनर, वह कारपेंटर जो गाजी बाबा के सीक्रेट चैम्बर बनाता था। उसके इंट्रोगेशन से पूरी कहानी खुली कि इस तरह के करीब 11 या 12 उसने सीक्रेट चैम्बर्स बना रखे हैं। आउट ऑफ दैट एक सीक्रेट चैम्बर जो डाउनटाउन के अंदर था उसको हमें डिमोलिश करना था। तो हम लोग 29 के रात को उसके अंदर घुसे, 3rd फ्लोर पे था, और गाजी बाबा उसी के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर दीवार के साथ पैरेलली फॉल्स चैम्बर बना हुआ था। उसके अंदर क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट विजन डिवाइस लगा के बैठा हुआ था। हमको नहीं पता था वो हमको देख रहा है, बट एक्चुअली वो हमको देख रहा था। हम लोग उस ग्लास के सामने बड़े परेशान से
वॉक भी कर रहे थे कि दिख नहीं रहा, मिला नहीं, और वो हम में से एक एक को देख रहा है। उसको शायद ये इल्म नहीं था कि मेरे पास मेरे कब्ज़े में वो आदमी है जिसने उसका खुद का डिज़ाइन किया है सीक्रेट चैम्बर, और इसी गलतफहमी में उसने रिएक्ट नहीं किया उस समय। लेकिन हमको पता था कि शीशे के पीछे काफ़ी बड़ी चीज़ है, तो हमने ग्लास को पैर से तोड़ा, और तोड़ने के बाद हमारा स्वागत गोलियों से हुआ और ग्रेनेड से। हमारा एक अंगरक्षक सैनिक बलबीर सिंह शेखावत शहीद हो गया उसमें। मुझे गंभीर चोटें लगीं, 7-8 गोलियां लगीं। मेरे कांस्टेबल नील कवल दास को गोलियां लगीं, और मेरे मित्र सीपी त्रिवेदी, एम आर बेनूचंद्रन और ओमवीर, राजेश भदौरिया, उसके बाद मानिक नाथ और एक जोशी ऑपरेटर प्लस कुलदीप, इन सब लोगों को ग्रेनेड के छर्रे लगे। लेकिन हम आमने सामने की गन बैटल में हमने दोनों पाकिस्तानियों को मारा, और 2 पाकिस्तानी थे छुपे हुए, गाजी बाबा भी था। मारने के बाद उसकी पहचान हुई, हम सब लोग हॉस्पिटल गए, जान बच गई हमारी भी, एक शहादत हुई। और अगले दिन ये बहुत बड़ी नेशनल न्यूज़ थी कि इंडियाज़ ओसामा बिन लादेन हैज़ बीन फिनिश्ड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन ओवरनाइट गन बैटल इन द डाउनटाउन ऑफ कश्मीर। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, जिसका कि सेहरा उप प्रधानमंत्री महोदय ने अपना बयान दे के बाधा BSF के सिर पे। और 12 गैलेंट्री अवार्ड एक सिंगल ऑपरेशन में आए थे, जो कि 71 वार के बाद पहली बार ऐसा हुआ था, जिसमें 2 डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र, मुझे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, बाकी हमारे साथियों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से। और इस ऑपरेशन में कोई सिविल कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी शहरी, बेगुनाह शहरी को एक गोली भी नहीं लगी। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2 पाकिस्तानियों को मारा, और उनके डेन में घुस के मारा, उनके चैम्बर के अंदर रात के 3:30 बजे जाके, और गाजी बाबा का चैप्टर फिनिश हुआ। तो अच्छा लगता है इस कहानी पर बात करके। और हालांकि मुझे काफ़ी उसका प्राइस पे करना पड़ा, 22 साल हो गए। कोलोन नहीं, हमारा एनल पाउच पे हूँ मैं, दाहिना पैर पैलेटिक है, राइट हैंड कंप्लीट शटर्ड है। तो ये जो कीमत चुकानी पड़ती है ऐसे ऑपरेशन में, गाजी बाबा को मारना बिना कीमत चुकाए तो पॉसिबल नहीं था। तो दैट इज़ हाउ दी स्टोरी ऑफ गाजी बाबा's किलिंग वाज डेवलप्ड बाय दी BSF टीम। ओके सर, आपने जैसा कि बताया कि यू हैव टू पे हेवी प्राइसेस, यू हैव टू पे हेवी प्राइसेस टू कैच दैट पर्सन, टू कैच दैट टेररिस्ट। अभी भी उस ऑपरेशन से 2003 के आपके बॉडी में वो बुलेट आज भी है। हाउ डू यू कैरी दैट? कोई प्रॉब्लम्स आती हैं किस तरीके से, एंड स्पेशली वो फीलिंग आप किस तरीके से कैरी करते हैं? देखिए, वो मेरे लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में लॉज्ड है। अभी पिछले हफ्ते भी मैं डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो कह रहे हैं हम ऑपरेट करके निकाल देंगे, क्योंकि उसका जब सबसे बड़ा इफेक्ट है मेरे बॉडी पे ये है कि MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस टेस्ट मेरा नहीं हो सकता। तो मेरे दोनों शोल्डर फ्रोजन थे। इसके ट्रीटमेंट के लिए मैं गया था, तो उन्होंने कहा ये एक तरह से हैंडीकैप है, आप बुलेट निकलवा लो। लेकिन वो बुलेट को रिट्रीव करना इज़ ए कोलेटरल वर्क। आई मीन यूरोलॉजिस्ट होना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट होना चाहिए, जनरल सर्जन होना चाहिए, स्पाइन सर्जन होना चाहिए, सुपर स्पेशलिटी के अंदर उसका सर्जरी हो। फिर डॉक्टर ने बोला कि मैं इन्फिल्ट्रेट करके अंदर देखूंगा, अगर स्टेटस उसके निकालने से कोई डैमेज होता है तो हमको उसको भी उसी समय रियल टाइम में एड्रेस करना है। अब इतना ज़्यादा उनका एक सर्जिकल मुझे कंसल्टेंसी था कि मैं उसको बहुत निर्णय ले नहीं पाया। बट उससे दिक्कत ये है कि मेरी MRI नहीं हो सकती। कोलोन जो निकाला गया उसके जगह एनल पाउच बना, तो उसका दिक्कत ये है कि हमारा रिटेंशन प्रॉब्लम है, लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं है। आप स्टेम सेल से ग्रो करके इंटेस्टाइन ग्रो होने की कोई विज्ञान आए तो मैं सोच सकता हूँ। करेंटली है कि मैं उसी के साथ रह रहा हूँ, जो मेरी प्रॉब्लम है उसके साथ जी रहा हूँ। राइट लेग है, पेन करता रहता है 24 घंटे, बट रहता हूँ उसके साथ। हाथ से मैं लिमिटेड काम कर लेता हूँ। 23 साल का टाइम हो गया, तो इस डिसेबिलिटी को हमने अडॉप्ट कर लिया और इस डिसेबिलिटी ने हमको अडॉप्ट कर लिया। तो हमारा एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग चलता है, लेकिन मेरी फिटनेस अब वो नहीं है, और शरीर के साथ तो कई हैंडीकैप हैं। तो लाइफ गोज ऑन लाइक दिस। आई एम कैरिंग द बुलेट एज ए सोवेनियर। ओके सर, तो जैसे कि हम इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं, आपने भी अपनी स्टोरी बताई, बिकॉज अगर कोई हमारे देश की सिक्योरिटी में है, काफ़ी चीज़ें वो पीछे छोड़ के आ रहे, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ, काफ़ी कुछ। इंडिपेंडेंस डे को आप किस तरीके से देखते हैं और यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस दिन पर?
देखिए, आज के यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिपेंडेंस डे जो हमसे बिल्कुल अब थ्रेशोल्ड पे है, आज़ादी का जो हम सालगिरह मना रहे हैं, यह सिर्फ एक तारीख नहीं है और हमें यह नेशनल फर्वर एक पर्टिकुलर तारीख को ही असाइन नहीं करना चाहिए। भारत एक ऐसे सिक्योरिटी इकोसिस्टम के अंदर है आज के तारीख में कि वी हैव टू बी केयरफुल फॉर 365 डेज, वी कैनॉट रिलैक्स। अगर आप पूरा एक जियोपॉलिटिकल सिस्टम देखिए, रीसेंट ऑपरेशन सिंदूर देखिए, इंडिया और अब पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसको देखिए, हमारे ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर की चुनौतियां देखिए। इतने ही बॉर्डर हमारे पास ओशन के साथ होते हैं, क्रिटिकल नेबर लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो हमें हमेशा ही अलर्ट रहना पड़ेगा और उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि दी नेशनल सिक्योरिटी शुड नॉट ओनली बी कन्फाइंड एज ए इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी थॉट प्रोसेस। यह हर जनमानस, हर भारतीय के दिमाग का, सोच का भी हिस्सा बनना चाहिए कि हमारी, क्योंकि आप बॉर्डर पर तो लड़ लेंगे लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी जो भारत के अंदर आंतरिक चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों में आम शहरी, आम यूथ का बहुत बड़ा रोल है। आपके दाएं बाएं ऊपर नीचे, एवरी इकोसिस्टम वेयर यू आर लिविंग हैज़ टू बी अंडर योर वॉच, अंडर योर थॉट प्रोसेस। आप डायरेक्टली गन लेके नहीं लड़ सकते, वो आपका रोल नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा आपकी चिंता का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए, ये मैं मान के चलता हूँ। एंड वी आर मच बेटर देन 10s, 20s, 50s, hundreds of countries in the world. We are better living countries despite all the challenges. I mean, जो आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हम लोगों के सामने आ रहे हैं। अमेरिका के साथ टैरिफ वार है, आज के तारीख में तो वार सिर्फ गन से नहीं होता है, एसिम्प्टोमेटिक वार का टाइम आ गया है। I mean, complete ecosystem of the world will keep you under scanner just for their commercial advancement, just for their I mean, सब कुछ ट्रेड है आज के टाइम में। तो भारत के सामने ट्रेड की चुनौती अलग है, लेकिन साथ साथ जो क्रिटिकल और एक ख़राब बॉर्डर की चुनौती है वो हमारे साथ रहेगी, उसके साथ हमें जीना पड़ेगा एंड एवरीबडी शुड बी पार्ट ऑफ दैट। सर, जैसे कि आपने सिक्योरिटी की बात की इंडिया की, आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, तमाम चीज़ें हुई हैं भारत में। स्पेशली अगर कश्मीर रीजन की बात करें, कश्मीर भारत के लिए एक सेंसिटिव पॉइंट रहा है। आपने कश्मीर को बहुत क्लोजली देखा है, सर्विस दी है आपने उधर। आपके हिसाब से कश्मीर में ओवर द इयर्स किस तरीके से डेवलप हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं जो पहले कश्मीर था और जो आज की डेट में कश्मीर है, ख़ासतौर पर आर्टिकल 370 के हटने के बाद क्या फ़र्क दिखा है आपको? देखिए, जैसा कि आप पता है 1947 इसी 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था और उस कंटेम्प्रेरी टाइम में JNK वॉज एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड JNK वॉज नीदर पार्ट ऑफ इंडिया नॉर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बट पाकिस्तान वेंचर्ड इन द विंटर्स ऑफ 1947 और JNK रियासत का पहला जो अटैक था वो उसके ऊपर अटैक हुआ पाकिस्तान का। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत संधि हुई और कुछ विशेष प्रोविज़न के तहत भारत में विलय हुआ JNK का। भारतीय सेनाओं ने इंटरवेंशन किया, पाकिस्तानियों को मार खदेड़ा, लेकिन JNK ओरिजिनल नहीं बचा, JNK टूट गया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड और एक जम्मू एंड कश्मीर जो हमारे पास में है। अब इस बात को लेकर के भारत और पाकिस्तान 3-4 लड़ाई लड़ चुके हम लोग, और लड़ ही नहीं चुके, जो हमारे JNK का ही हिस्सा टूट के पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान ने उसी हिस्से को आतंकवाद का गढ़ बना दिया। उन्होंने अपनी ज़मीन को डायरेक्टली कैंप के लिए, ट्रेनिंग के लिए, लॉन्चिंग पैड के लिए यूज़ ना करके हमारे ही हिस्से को यूज़ करते हैं। वो अपने यहाँ तो एक्टिविटी करते ही हैं। तो एक कश्मीर का वो फेज़ रहा, लेकिन उसके बाद भी कश्मीर उन समस्याओं से ऑलमोस्ट 30 से 35 साल तक, मोर देन 35 ईयर्स, कश्मीर अमन चैन बना के रहा, लेकिन पाकिस्तान के एजेंडा का पार्ट रहा। हम लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इस डिज़ाइन को बहुत पहले नहीं समझ पाए। मेरा मानना है कि उसने कश्मीर को, वो इशू एक तो इंटरनेशनलाइज हो गया, उसके बाद पाकिस्तान डायरेक्ट लड़ाई हमारे से नहीं लड़ेगा, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट ये है कि वो प्रॉक्सी वार लड़ेगा। वो एक फ्रंटल वार ना लड़ करके वो स्पॉन्सर्ड वार लड़ेगा, एसिम्प्टोमेटिक वार लड़ेगा, हाइब्रिड वार लड़ेगा,
जो कि डायरेक्ट सेनाएं तो नहीं लड़ेंगी, लेकिन हमारे देश के अंदर ही JNK के अंदर ही आतंकवाद का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करेगा, जो कि पूरे भारत में वो भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करें। तो ये एक फेज़ तो आया 1989 में, जबकि टेररिज्म शुरू हुआ, और वो बहुत ख़राब फेज़ था। 15 सालों का पीरियड बहुत ही डिफ़िकल्ट था, 1989 से 2004, जिसमें वर्ल्ड की जितनी टॉप घटनाएं हुई, इंडिया के हिंटरलैंड में भी जितनी टॉप घटनाएं हुई, उनका जम्मू एंड कश्मीर से सीधा संबंध है। उसके बाद कश्मीर लगे 5-6 साल शांत रहा, लेकिन अमरनाथ यात्रा के लिए जो फॉरेस्ट विभाग की लैंड अलॉटमेंट का बालटाल में मुद्दा आया, उसके बाद से उसको पाकिस्तान ने हवा दिया और उसको लगा अरे कश्मीर इतना शांत कैसे हो सकता है। और सोशल मीडिया ने उसको बहुत मदद किया। जब से सोशल मीडिया का टाइम आया तो 2012-13 का फेज से लेकर के 2019 5-6 साल में कश्मीर का आतंकवाद एक नए टेंजेंट पे चला गया, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम उसकी बड़ी प्रॉब्लम बन गई। यानी टेररिस्ट की क्वांटिटी तो कम हुई, लेकिन क्वालिटेटिवली वो बेटर हो गए, जिसमें आप बुरहान वानी का फेज अब मान सकती हैं, हिजबुल मुजाहिदीन का जो एक फेज था, एक पोस्टर बॉय फेज था। लेकिन इस बीच में पाकिस्तान ने 3-4 बड़ी बड़ी घटनाएं की, बावजूद इसके कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने रिलेशंस को सुधारने की बड़ी कोशिश की। नहीं तो करगिल के बाद परवेज मुशर्रफ दिल्ली नहीं आते, करगिल के बाद, पार्लियामेंट अटैक के बाद इतनी बड़ी घटना हो चुकी, उसके बावजूद भी दोनों लीडरशिप बातचीत कर रही थी। इस गवर्नमेंट के फेज़ में भी देखा जाए तो 2016 जनवरी में पठानकोट एयरबेस अटैक किया जैश ए मोहम्मद ने, और आप ये भी देखिए उसी साल उन्होंने उड़ी अटैक किया। फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, जिसमें CRPF के 42 जवान मारे गए, और अभी पहलगांव बाईसरान की घटना हुई। तो देखा जाए तो पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म डीपली मिक्स्ड विद लश्कर तोयबा एंड जैश ए मोहम्मद, लॉन्चिंग अटैक ऑन इंडियन सॉइल, किलिंग द इनोसेंट सिविलियंस। तो पाकिस्तान का ये ऑब्जेक्टिव कहीं रुका नहीं, ये कंटिन्यूअस चल रहा है। अब आर्टिकल 370 एब्रोगेशन का फेज़ आता है अगस्त 2019 में। उसके बाद से कश्मीर में फ़र्क बहुत कुछ पड़ा। अलग बात है कि पीस वहाँ की बड़ी फ्रेजाइल है, और उसके बावजूद भी आपका ये 22 अप्रैल 2025 की ट्रेजिक घटना हुई, जिस घटना के रिएक्शन में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो पाकिस्तान के फ्रंट पे अभी भी हमारी चुनौतियां बरकरार हैं। पाकिस्तान अब एक टैक्टिक्स चेंज करके कार्रवाई करेगा। उसने अपने यहाँ भी रिक्रूट करने शुरू कर दिए हैं, जो जितने यंग जिहादी एलिमेंट्स हैं उनको वो डिसोसिएट करता है कि नहीं दे आर फ्रिंज एलिमेंट, दे आर रेडिकल एलिमेंट, दे आर कश्मीरी एलिमेंट्स, वी डोंट हैव एनी कनेक्शन विद दीज पीपल, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में तो बात क्लियर हो गई कि पाकिस्तान का जो स्टेट लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो और वहाँ से होने वाले आतंकवाद और आतंकवादी आउटफिट, वो सब एक ही हैं। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉमन इकोसिस्टम। तो कश्मीर बेटर है, काफ़ी बेहतर है, पहले से बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, इकोनॉमी बहुत ग्रो की है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जैसे बाईसरान में हुई, ये कश्मीर के सिस्टम के लिए सेटबैक हैं। इस तरह की घटनाओं से वहाँ के डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, टूरिज़्म, मेनलैंड से लोगों का जाना आना काफ़ी अचानक गिर जाता है। ठीक है सर, हम जैसे कि कश्मीर पर बात कर रहे हैं, आर्टिकल 370 पर बात कर रहे हैं। 1949 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, जिसके बाद कहा यह गया कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा, लेकिन वहाँ फॉरेन अफेयर्स हो गए, डिफेंस हो गई, सिक्योरिटी हो गई, वो भारत का संविधान देखेगा, इंडियन गवर्नमेंट देगी। क्या कश्मीर के लोग, जो वहाँ के लोकल लोग थे, आर्टिकल 370 हटने से पहले और आर्टिकल 370 हटने के बाद उनके माइंडसेट में क्या डिफरेंस था? क्या वो पहले वाले सिस्टम से खुश थे या बाद वाले? मैंने जो देखा कि आर्टिकल 370 was mostly mental. It was this instrument or this special provision was mainly in the mind of the people. इसका कोई ग्राउंड ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा पब्लिक को ये इसमें इफेक्ट दिखा नहीं, क्योंकि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन का जो ऑपरेशन हुआ ग्राउंड पे वो इतना पीसफुल हुआ, कोई पब्लिक एजिटेशन नहीं हुआ, पब्लिक को वो आर्टिकल रहने या जाने से कोई फ़र्क नहीं दिखा। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरा, इस आर्टिकल ने सेंटर को काफ़ी एटोनमी दे दिया, सेंटर के इंटरवेंशन लेवल को बहुत बढ़ा दिया,
जो कि बाकी राज्यों के साथ ऑलरेडी है, क्योंकि कश्मीर एक स्पेशल प्रोविज़न एंजॉय करता था। डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन और एक क्षेत्र और है, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन और फाइनेंस, शायद कि इन 3 के अलावा इनका इंटरवेंशन नहीं होता था। उसके बाद इनका अपना संविधान था, अपना झंडा था। बाकी किसी भी निर्णय लेने में JNK की सरकार की आपको सहमति लेने की आवश्यकता होती थी, ये सब चीज़ें हट गई। तो अभी सरकार की नीतियाँ, सरकार का डेवलपमेंट, नीति आयोग, इनकी पॉलिसीज़, बजट एलोकेशन, उसका खर्चा करने का सिस्टम और यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर होने के बाद से बहुत चेंजेस आए, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के बाद जो पावर है एग्जीक्यूटिव का, वो पूरा का पावर शिफ्ट हो गया उन लोगों पे जिन्हें बेसिकली चीज़ों को वहाँ इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, JNK असेंबली के साथ है UT, लद्दाख के साथ JNK असेंबली नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन इसका तो पॉजिटिव असर ही पड़ा है मेरी समझ से। पब्लिक इसको लेके कहीं नाराज़गी नहीं देखी मैंने, पीपल आर हैप्पी। सर, अब कश्मीर में अब तिरंगा भी लहराया जा रहा है। तिरंगा जब कश्मीर में लहराया गया था पहली बार आर्टिकल 370 हटने के बाद, क्या फीलिंग थी? और अगर हम इन जनरल भी बात करें, भारत का जो नेशनल फ्लैग है, जो हमारा तिरंगा है, जब आप उसे देखते हैं एज अ सिक्योरिटी पर्सनल, क्या फीलिंग होती है मन में? उससे फीलिंग ये होती है कि यह एक ऐसा भूभाग है जो भारत का अभिन्न अंग रहा है। इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हम लोगों ने। कश्मीर के पहाड़, पानी, जंगल और वहाँ की उस बर्फ़ की ऊंचाई में न जाने कितने शहीद ख़त्म हो गए, जिनका सिर्फ कागज़ के इतिहास में नाम है, वहाँ दर्ज है। एक शहीद का जो डॉक्यूमेंटेशन है सिर्फ उन्हीं का पार्ट है। उन्होंने भारत का वो इम्पोर्टेंट हिस्सा अपने लिए नहीं बचाया था, उसको बचाने के लिए जो इतने दशक हमारी लड़ाई चली है उसके वो हिस्सा रहे हैं, पार्ट रहे हैं। आज बड़े शान से हमारा तिरंगा वहाँ लहरा रहा है, उसको लहराने का वही कंप्लीट प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है जो भारत के किसी और हिस्से में है। लोग चीज़ को प्रॉपर अडॉप्ट भी कर चुके हैं, तो वो देख के बड़ा प्राउड फील होता है, एक बड़ा गर्व महसूस होता है कि इस झंडे की आन बान शान को बचाने के लिए फोर्सेस ने यहाँ बहुत काम किया है, उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है और आज उस डिफ़िकल्ट ज्योग्राफी में वो तैनात हैं बिना किसी शिकवा शिकायत के। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जम्मू और कश्मीर के बारे में सपने ज़रूर वो देख सकते हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर फुली सेफ़ है और अभी तक तो पाकिस्तान के पास ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं आई है कि वो इसके तरफ नज़र उठा के देखे। छोटी मोटी घटनाएं तो करता रहेगा और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस उनका चेंज हुआ है। पॉपुलेशन भी अभी उस जनरेशन की नहीं रह गई। आज के बच्चों को रोज़गार पूरा भारत उनके लिए ओपन है रोज़गार के लिए, अपॉर्चुनिटी पूरा इंडिया है। JNK के अंदर कन्फाइंड होकर के कितनी अपॉर्चुनिटी होगी? तो एंटायर 3200 किलोमीटर बाई 3000 किलोमीटर का भारत जम्मू कश्मीर का है और पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है। आज के समय में स्थिति हमारी बहुत अलग है पहले से। ठीक है सर, इंडियन यूथ की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा रोज़गार के तरीके हैं, काफ़ी कुछ है, पूरा देश अपना है। इंडियन यूथ अगर नहीं भी है किसी सिक्योरिटी फोर्स में, किस तरीके से अपने देश की मदद कर सकता है आपके हिसाब से, आपके इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस? इंडियन यूथ जो आज की जनरेशन है वो डेफिनेटली उसके अंदर ये सोशल मीडिया ने उसके पूरे प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, मैं मानता हूँ। हमारी जनरेशन के टाइम में ग्रोथ, यूथ और मिडिल एज तक आने में, लेट 45-50 तक के एज आने में सोशल मीडिया का कोई रोल था नहीं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा रियलिटी में जिए हैं, यानी रियल टाइम सिचुएशन जिसको कहते हैं ना कि आप वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं रहे हैं। तो आज की जनरेशन की थोड़ी दिक्कत है कि उसको वर्चुअल चीज़ बहुत दिखती है और वर्चुअल चीज़ से वो रियलिटी को बहुत ज़्यादा कोरिलेट नहीं कर पाता, नंबर 1। नंबर 2, पेशेंस। आज की जो स्पीड है ना, इस स्पीड में पेशेंस को थोड़ा भी कोई टाइम देता नहीं है। तो पेशेंस का कुशन नहीं बचा है, लीवे नहीं बचा है। माने एरोप्लेन हो, इंजन हो, नट बोल्ट हो, वहाँ भी थोड़ा लीवे रहता है। अगर लीवे नहीं होगा तो वो मशीन काम नहीं कर सकती। और नेक्स्ट इज एस्पिरेशन एंड इफेक्ट ऑफ पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है बच्चों पे। सब बच्चा बराबर नहीं हो सकता, ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया नहीं है। सबका कैलिबर, सबका ड्राइव, एप्टीट्यूड, सोशल अपब्रिंगिंग, अपॉर्चुनिटीज़, उसके फैमिली कंडीशंस
समाज में चैलेंजेस को लड़ने के लिए जो क्षमता है सबकी अलग अलग है। तो एवरीबडी कैन टेक ऑफ फ्रॉम ए प्लेस, फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, बट एवरीबडी कैनॉट लैंड अप टू दी सेम प्लेस ऑन द लैंडिंग पॉइंट। तो यूथ को थोड़ा ये भी सोचने वाली बात है कि इस चीज़ पे भी वो ध्यान दें। और लास्ट पॉइंट ये है कि अब इस समय आ गया है कि फैमिली फर्स्ट, परिवार और अपने समाज पे थोड़ा समय दें। फैमिली बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट। देखा मैंने क्राइसिस में काम तो परिवार ही आता है और बाकी समय पास है, तो ख़राब टाइम में परिवार काम आता है। तो हाउ टू रिकैपिचुलेट एंड बिल्ड अपॉन योर फैमिली रिलेशनशिप विद इन, रिलेटिव्स विद इन, फ्रेंड्स, ये सब कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं। आज के यूथ को इस कंट्रीब्यूटरी फैक्टर के साथ ही अपनी पर्सनैलिटी बिल्डिंग करनी है, आइसोलेशन में नहीं, वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं। ठीक है सर, यूथ की जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कि हम देश के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली किसी इंसान को, किसी बच्चे को बीएसएफ में या आर्म फोर्सेस में या किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस में जाना हो, तो क्या क्वालिटीज़ उनमें होनी चाहिए? सबसे पहले तो अगर सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए वो एस्पायर कर रहे हैं तो दे हैव टू बी मेडिकली फिट, देयर इज अ स्टैंडर्ड फिटनेस सिस्टम, स्टैंडर्ड फिटनेस बार, मेडिकली फिट, फिजिकली फिट, उसके पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर उनको आना चाहिए। तो सबसे पहले उनको शुरू में ही इस बात का एक इवैल्यूएशन करना चाहिए कि क्या वो इस पैरामीटर के अंदर हैं। कई बार बच्चे इसको इवैल्यूएट करते नहीं हैं, प्रिपरेशन करते रहते हैं, रिटर्न भी क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन स्टेज आती है जिस स्टेज पे उन्हें इस चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि फिजिकल मेजरमेंट और मेडिकल। इन पैरामीटर्स में आने के बाद दे हैव टू प्रिपेयर हार्ड फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन, क्योंकि फोर्सेज के भी रिटर्न एग्जामिनेशन पहले से बहुत टफ हो गए हैं। और यही एक ऐसा एरिया है कि जिसमें कैंडिडेचर काफ़ी ह्यूज है, लेकिन दूसरा प्लस पॉइंट है कि इसकी वैकेंसीज भी बहुत ह्यूज होती हैं। तो दे हैव टू प्रिपेयर वेरी डिलीजेंटली ऑन द रिटर्न फ्रंट। और उसके बाद अगर ये दो फ्रंट कर लिए तो चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इज मोर देन 75%। उसके बाद फोर्स तो ढाल देती है, अपने तराश देती है। कहते हैं कि हम सोसाइटी से किसी को भी पिक करते हैं, फोर्सेज उसे फाइनली अपने जो ट्रेनिंग मिल है, ट्रेनिंग मिल के अंदर उसको तराश करके 40 हफ्ते से लेकर 56 हफ्ते के बीच एक प्रॉपर ट्रेन्ड सोल्जर बना देती है, एक जेंटलमैन कैडेट बना देती है। और उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है वो उस यूथ को बड़ी चुनौती लड़ने के लिए अपने आप रेडी कर देता है। तो उन्हें बेसिक इन्हीं बात पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि आपने चुनौती की बात की, आपकी ज़िंदगी की, आपके इतने ईयर्स ऑफ सर्विस में 38 साल में सबसे चैलेंजिंग फेज़ आपका कौन सा था जब आप ड्यूटी पर थे? देखिए, सबसे चैलेंजिंग फेज़ इस तरह की ड्यूटी जब आप करते हैं तो होता है इनकाउंटर विद द टेररिस्ट, जिसमें आपको मरने का ख़तरा होता है या गंभीर रूप से घायल होने का ख़तरा होता है। दो खतरा होता है। जिस तरह के चैलेंजेस को हम डील करते हैं, उन चैलेंजेस में गन होती है, बैलिस्टिक्स होता है, ब्लास्ट्स होते हैं, डेथ्स होती है, किलिंग्स होती है, गोलियां लगती हैं, लोगों को ग्रेनेड लगते हैं, लैंड माइन ब्लास्ट होता है। तो शरीर पे इस तरह का जो ट्रॉमा है, दैट ट्रॉमा कैन काज डेथ एंड दैट ट्रॉमा कैन काज सीरियस डिसेबिलिटी। अब ये तो एक फिजिकल पार्ट रह गया जो मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन व्हाट टू टॉक अबाउट इमोशनल पार्ट। जब आप ऐसे सिचुएशन डील करते हैं तो कॉमरेड के मरने का ख़तरा होता है, आपके साथ वाले जो जवान हैं उसके घायल होने का ख़तरा होता है, किसी की डेथ होती है तो डेथ ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स मेनी ट्रेजेडीज। डेथ क्रिएट्स अ विडो, इट क्रिएट्स चिल्ड्रन विदाउट फादर। आई मीन ये सारे चैलेंजेस सोसाइटी में जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती सक्सेस। आप जिस मिशन में निकले हैं, सारा प्राइज़ पे करके अगर आपको सक्सेस नहीं मिला, आपको फेलियर मिला, क्योंकि फेलियर का चांस तो इसके बाद भी है। आप कितनी भी बहादुरी दिखाते हैं, कितना लड़ते हैं, हो सकता है कि आपको शहादत भी देनी पड़े, लेकिन जिस मिशन के लिए आपने ये किया लास्ट में आपको सक्सेस नहीं मिली, फिर क्या करेंगे? वो बहुत बड़ा सेटबैक होता है। तो जब एक ऑपरेशनल सिचुएशन में एक जिंदा टेररिस्ट जो कि AK-47 से लैस है, उसका आप मुकाबला करते हैं तो आपको मालूम होता है हम मर सकते हैं, साथी मर सकता है, घायल हो सकते हैं, और लास्ट में आपको सक्सेस भी लेके आना है।
तो इस सेटबैक, इस चैलेंजेस और इस सक्सेस एंड फेलियर के बीच काम करते हुए लास्ट में जब आप निकल के आते हैं तो वो एक सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, और उस सफलता को फिर आप एंजॉय भी करते हैं, और ज़िंदगी बच जाए तो उसको तो मतलब दैट इज़ एम प्लस। क्योंकि अगर आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करने के लिए ज़िंदा हैं तो आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बहुत सारे बहुत बहादुर लोग, हमसे भी बहुत बड़े बड़े काम करने वाले लोग, शहादत उनकी हो गई, वो अपनी सक्सेस देख ही नहीं पाए। उनको आज हम पत्थरों में देखते हैं, उनकी मूर्तियों में हम उन्हें देखते हैं, जहां उनकी छोटी सी कहानी का एक पैरा लिखा होता है, उसको पढ़ के हम कुछ कुछ इंस्पिरेशन ड्रा कर लेते हैं। लेकिन सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो ये करने के बाद बच जाते हैं और वो अपनी कहानी के माध्यम से किसी को मोटिवेट करें या अपनी पास्ट को जिएं, अपने कष्ट तकलीफ दर्द को भुला करके सक्सेस पे बिल्ट अपान करें। तो ये उसका प्लस पॉइंट है, उसको एंजॉय भी करते हैं। ठीक है सर, जब आप पोस्टर थे कश्मीर में, माहौल कैसा था? आपस के जो और भी जो ऑफिसर्स होंगे उनके साथ बॉन्डिंग हो गई, फैमिली की याद आना हो गया, इमोशनल ट्रॉमा हो गया, किस तरीके से आप देखिए, ये एक बड़ा कहावत है कि डिफिकल्ट एरिया में बॉन्डिंग बहुत तगड़ी होती है। रामचरितमानस का बेस्ट सीन वो है जब लंका में चढ़ाई से पहले किष्किंधा कांड में भगवान राम पूरी सेना की मीटिंग लेते हैं। तो भालू बंदर पेड़ पे बैठे हुए हैं, हनुमान जी पत्थर पे बैठे हैं, तो जो सेनापति हैं जामवंत जी वो एक शिलाखंड पे बैठे हैं। तो जब क्राइसिस, क्रिटिकलिटी, डिफिकल्ट मोमेंट में आप किसी चीज़ में होते हैं तो सबसे ज़्यादा यूनिटी आपके अंदर होती है और सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग होती है। उसमें हायरार्की नहीं होती, छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक होते हैं, बिकॉज यू आर देयर फॉर ए मिशन। तो कश्मीर का जो फेज था उसने ब्रदरहुड, कमरादरी, गेट टुगेदरनेस, हैंड होल्डिंग एंड टू बी जस्ट विद योर कॉमरेड इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, ये एक फीलिंग बहुत ज़्यादा है। और हम लोग, हमारी जनरेशन ने इतना लंबा वहाँ काम किया कि हम इसी इथोस को लेके आगे बढ़े। एकदम हैंड होल्डिंग जिसको कहते हैं कि कठिन हालत में आप हैं, हाथ पकड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, हम हैं, साथ हो तुम, या हम मिल के कर लेंगे। अकेला वहाँ कोई, अकेला चना कोई भाड़ नहीं फोड़ता कश्मीर में। अब इसी से थोड़ा बाहर निकलते हैं तो इंटर एजेंसी कोऑपरेशन भी अपने एक्सट्रीम पे होता है। जब भी खराब सिचुएशन आप हैंडल करेंगे तो आप देखेंगे पुलिस, आर्मी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसी, ऑल आर वर्किंग इन टैंडम। ये अलग बात है कि फेयर वेदर में लोग उतना एक दूसरे से नहीं जुड़े होते, और ये ह्यूमन बीइंग के साथ भी है। फैमिलीज में देखिए, एवरीबडी इज अर्निंग, सब टॉप पैकेज पे हैं, एवरीबडी इज हैप्पी, सब पे कार है, सब पे घर है, उतनी बॉन्डिंग नहीं होती, बिकॉज पीपुल आर इंजॉइंग देयर लाइफ, वो ज़िंदगी का एक अच्छा फेज जी रहे होते हैं। लेकिन परेशानी होती है, सब खड़े हो जाते हैं एक साथ। यही सिचुएशन फोर्सेज के साथ भी है जब हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम करते हैं। इट्स ए टीम वर्क। ओके सर, जैसे कि आपकी सर्विस मेन बीएसएफ में रही थी, अगर कोई कैंडिडेट बीएसएफ के लिए तैयारी कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पाता है बीएसएफ में सिलेक्शन, क्योंकि वैकेंसी सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, क्या और ऑप्शंस के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं? उनको तो पहले ये एवेलुएट करना चाहिए कि उनका सिलेक्शन वैकेंसी की वजह से नहीं हो सका या उनके फिजिकल कोई डेफिशिएंसी है। अगर उन्हें लगता है कि मेडिकली कोई ऐसी चीज़ है जो उनके साथ रहेगी और दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड इन द मेडिकल नाम ऑफ एनी फोर्सेज, तो उन्हें यह तैयारी छोड़ के पैरेलली उन्हें ग्रुप बी सर्विस की तैयारी दूसरी शुरू कर देनी चाहिए, जहाँ के मेडिकल नॉर्म्स ऐसे नहीं हैं। और आज के तारीख में ग्रुप बी, ग्रुप सी की खूब वैकेंसीज निकलती हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, दिल्ली पुलिस का, उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी टेस्ट होते हैं, सीबीआई का होता है। ग्रुप बी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सेंट्रल वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें एनआईए के सब इंस्पेक्टर्स, दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स, सीएपीएफ सबका उसमें निकलता है, उसमें ट्राई करना चाहिए। और कुछ नहीं होता है तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की वैकेंसीज बहुत होती हैं, जो कि सिविल सर्विस होती है, मिलिट्री सर्विस या फोर्स वाली सर्विस नहीं होती है।
मिनिस्टीरियल की भी अच्छी खासी वैकेंसीज निकलती हैं, इसको फॉलो करना चाहिए। और स्टेट सर्विस में बहुत ज़्यादा स्कोप है, जैसे कि रिव्यू ऑफिसर, ग्रुप बी सर्विस जो स्टेट की होती है वो भी एक बड़ा एवेन्यूज़ है। तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, ट्रेजरी ऑफिसर्स है, असिस्टेंट की परीक्षा है, ये सारे पद खूब सारे होते हैं। इसे फॉलो करके इसलिए तैयारी करनी चाहिए। मेरा तो यही एडवाइस है कि दे मस्ट फर्स्ट ट्राई फॉर द गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब चलिए सबको नहीं मिल सकती, तो कारपोरेट वर्ल्ड तो खुला ही है। और आज के टाइम में तो बच्चों को इससे भी हट करके सबको अपना कुछ ज़रूर उद्यम सोचना चाहिए कि कल को सारे पत्ते आपके फेल हो गए तो आपको फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। दे शुड स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन। ठीक है सर, एक आखिरी मैसेज जो आप हमारे देश के यूथ को देना चाहेंगे इस इंडिपेंडेंस डे पर। मैं अपने देश के यूथ से ये कहना चाहूँगा कि देश की सिक्योरिटी उनके ग्रोथ का बहुत बड़ा एक कार्डिनल पॉइंट है। सिक्योर्ड कंट्री ही किसी भी यूथ को सिक्योर्ड फ्यूचर दे सकता है। अगर देश सिक्योर नहीं है तो आप कुछ भी देश के अंदर लगाइए, उसका ग्रोथ नहीं होगा, बिकॉज हर समय आप परेशान हैं। इस पे सोचें। और सिविल सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सुबह से निकलते हैं, रात में घर में आते हैं। आप भी सुबह से निकलती होंगी, अपने काम पे निकलते होंगे, वापस घर पे आते हैं। सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बहुत लैग कर रहे हैं। सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें काफ़ी योगदान देना चाहिए। आपके छोटे से सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ी लाइफ चेंज हो सकती है। फ्रस्ट्रेशन होता है, हम गुजरते हैं, देखते हैं हम लोग। कल मैं आ रहा था लोधी रोड के डिवाइडर पे, बड़े बड़े बोतल तोड़ के पड़े हुए थे, गाय बगल में लेटी थी। तो हमारे कोलीग ने बोला कि उतर के हटा दें। मैंने कहा हटा के बोतल कहाँ फेंकोगे, कहीं बगल में कुछ रखने को नहीं है, किसी न किसी तो फेंका होगा। और लाइव गाय बछड़े लेटे पड़े हैं, उनको चुभ रहा है वो कांच, ब्लड आ रहा है। आई मीन हु डज इट? ये तो हम ही करते हैं। और यूथ की तादाद हमारी बहुत है देश में। अमेरिका की जितनी आबादी है उतने मेरे यहाँ ग्रेजुएट हैं, 32 करोड़ ग्रेजुएट हैं। यूपी की आबादी में 4 करोड़ जोड़ दीजिए तो यूएसए के पॉपुलेशन के बराबर हम हैं। सिंपल मेरा मैसेज है कि वी हैव टू इम्प्रूव ए लॉट ऑन सिविल फ्रंट। सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा है, वो हम इम्प्रूव करें तो बहुतों की लाइफ चेंज। सिविल में सब कुछ आता है, ड्राइविंग, ट्रैफिक, मॉर्निंग से इवनिंग तक आप जो बिहेव करते हैं, छोटा सा स्टॉल पे चाय पीने खड़े हो जाइए, वहाँ से लेके घर आने तक क्यू में कहीं खड़े हैं, वो भी सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखा है, अब पता उनको है गलत कर रहे हैं, बट ठीक है, चलता है टाइप। चलता से हमको थोड़ा हटना चाहिए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा, मुझे ऐसा लगता है। वो तो होता है, चलता है, नहीं चलता नहीं है। दैट इज द थिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे बीएसएफ के पूर्व डीआईजी नरेंद्र नाथ धर दुबे जी को। उन्होंने बताया आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर की स्थिति, 2001 पार्लियामेंट अटैक के बारे में, बीएसएफ में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरीके से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और इन केस अगर आप बीएसएफ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो और क्या ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। तो ये जो इंटरव्यू था, ये पॉडकास्ट जो था, आपको कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।